स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आपके सामने आप सबके लिए मेंस आंसर राइटिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आजकल हम लोग डिफरेंट स्टेट जुडिशरी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। उनको उठा के हम उनके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सैंपल आंसर्स लिख रहे हैं। आप लोगों को मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि हर दो लोगों का आंसर लिखने का तरीका अलग हो सकता है। तो दीज आर नॉट द बेसिक आंसर्स जो आपके होने चाहिए, बट दीज आर जस्ट सैंपल आंसर्स, दीज आर जस्ट मॉडल आंसर्स जो आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, जो आपके साथ डिस्कस करे जा रहे हैं, जिससे कि आप लोग अपने आप अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रिपेयर करें। आप लोगों को याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आपके आंसर को कैसा होना चाहिए, क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल। सो ये तीन चीजों का होना आपके आंसर में बहुत ज्यादा जरूरी है, आवश्यकता है कि इन तीन चीजों का हो, नहीं तो आपके जो आंसर की क्वालिटी होती है वो नहीं होती है जो आपको दूसरे बच्चों से डिस्टिंग्विश करे, दूसरे बच्चों से आपको अलग अलग ठहराए और वो आपको मार्क्स नहीं दिलवा पाएगी। इसलिए क्रिस्प, प्रिसाइज एंड डिजायरेबल आपके आंसर को होना बहुत जरूरी है। एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बहुत बार स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी रहती है कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, बैराक मुझे आती है, केस लॉज मुझे आते हैं, आंसर तो मैं लिख लूंगा। आंसर नहीं लिखा जाता। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप जुडिशियल ऑफिसर से भी बात करें, उन बच्चों से बात करें जिन्होंने कई बार मेंस का एग्जाम लिखा है, वो आपको ये बता पाएंगे कि कितनी बार वो पेपर में क्या हो जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं। और ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग नर्वस हो जाते हैं। नर्वस होना लाजमी है क्योंकि टाइम बहुत कम होता है पेपर में। टाइम की कमी होने के कारण आपके पास मटेरियल इतना सारा होता है, आपको क्वेश्चन को देख के, उसको समझ के, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है, क्या क्या आपको लिखना चाहिए, कितनी चीज लिखनी चाहिए, उसको कैसे क्रिस्प और प्रिसाइज मैनर में आप लिखेंगे, ये सब कुछ को करते करते इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है कि इवेंचुअली टाइम की कमी हो जाती है। इसके कारण कई बार स्टूडेंट्स नर्वस हो जाते हैं एंड दे ब्लैंक आउट। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू प्रैक्टिस, बिकॉज जब हम प्रैक्टिस करेंगे we will not blank out, we will not get nervous, we will be used to writing the mains answer, which is very important if you want to further proceed in your judicial officer examination and you want to become a judicial officer. एक चीज और है स्टूडेंट्स, क्योंकि लॉ का जो सिलेबस है वो बहुत वाइड है, इट इज वेरी वास्ट, बहुत ज्यादा वाइड होता है। अक्सर हम लोग एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं, जब तक हम दूसरे सब्जेक्ट तक जाते हैं पिछले वाला हम भूल जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक टिप है आज के इस सेशन में, वो क्या है कि आप लोगों को रेगुलर रिवीजन करना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने आईपीसी का सब्जेक्ट उठाया, आईपीसी का आपने पीटी मेन सब कुछ प्रिपेयर कर लिया, बैराक प्रिपेयर कर लिया, आंसर राइटिंग कर ली, अब आप लोग सीपीसी में चले गए हैं। तो सीपीसी पढ़ते पढ़ते एक वीकेंड उठाएं और आईपीसी को दोबारा से रिवाइज कर लें। रिवाइज कैसे करेंगे, ये नहीं कि सारी बैराक को उठा लिया, सारे के सारे आपके जो मोटे मोटे नोट्स हैं उनको उठा लिया, नहीं, ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप मेंटल रिवीजन करें, आंखें बंद करें, बैठे एंड सोचिए सेक्शन 1 क्या था, सेक्शन 2 क्या था, इसके अंदर और एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या थे, इसको किससे रिलेट किया जाता है, इंटरलिंकेजेस क्या है, इंट्रालिंकेजेस क्या है, ये सब अपने मेंटल रिवीजन करें, आंखें बंद करके सोचते रहें, करते जाएं। जहां पे आप अटकेंगे वहां पे जाके आप रेफर करें अपने नोट्स को। इससे होगा क्या कि जो चीजें आप लोगों ने मेंटल रिवीजन करते हुए कर ली, आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि ये वाला पॉइंट तो मेरा पक्का है। जो चीज में आप पीछे रह गए थे, जो चीज में आप अटक गए थे, उसको वापस जाके जब आप रिवाइज कर लेंगे तो वो भी आपका पक्का हो जाएगा। तो आपका जो फाउंडेशन है, आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा। इसीलिए जो ये आपका लिमिटेड टाइम होता है, इसको आप अच्छे से यूटिलाइज करें एंड रिविजन जरूर करते रहें। मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर दे जब आप पीटी की तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं। ये ना सोचें कि पीटी क्लियर हो जाएगा तब जाके मेंस का तैयारी करूंगा, नहीं, ये दिस इज नॉट द करेक्ट अप्रोच। पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ करें। मेंस की तैयारी कर लेंगे तो पीटी की तो खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। तो 3 to 6 मंथ्स, 3 मंथ्स टू लेके 6 मंथ्स की अच्छी प्रेपरेशन के बाद, अच्छी मेहनत के बाद आप निखर के आएंगे एंड आपका जो आंसर राइटिंग में आप पहले दिन आंसर जो लिखेंगे और जो आप
4 महीने के बाद आंसर लिखेंगे, यू विल सी अ डिफरेंस ऑन योर ओन। आपका मन करेगा आप अपने पहले दिन वाले आंसर को ऐसे फाड़ के फेंक दे, एग्जामिनर या पेपर चेकर ये नहीं करेगा, आप खुद ये चीज करेंगे। तो क्या होता है, प्रैक्टिस से हमारा जो हुनर होता है, हमारा जो कैलिबर होता है, हमारी जो एक्सपर्टीज होती है वो निखर के आती है, दे कम आउट वेरी ब्यूटीफुली। सो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली आंसर्स को लिखना है। आप अपने दिन में 1 घंटा बना ले कि एक आंसर तो मैं जरूर लिखूंगी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट हो उससे शुरू करें। उससे होता क्या है, जब हम फेवरेट सब्जेक्ट से शुरू करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट बना रहता है। यही अगर किसी बच्चे को जूरिस्प्रूडेंस नहीं पसंद या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं पसंद है, वहां से शुरू कर देंगे तो बोर हो जाएंगे। तो अगर आपको आईपीसी क्रिमिनल लॉ पसंद है, सीआरपीसी पसंद है, कॉन्स्टिट्यूशन पसंद है या फिर सीपीसी पसंद है, तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है, आप उससे शुरू कर सकते हैं और अपने आंसर राइटिंग की चीज को निखारे, सुधारे एंड अच्छे से अपने पेपर की तैयारी करें, जिससे कि जब क्वेश्चन पेपर में आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो, आप प्रिपेयर्ड हो और आपको समझ आए कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या किया था। पिछले लेक्चर में भी हमने मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के आईपीसी की क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आईपीसी के हमने कुछ लेक्चर 5 में, पहले लेक्चर में मैंने आपको टिप्स वगैरह बताई थी, डूज एंड डोंट्स बताए थे, मेंस आंसर राइटिंग का बॉडी स्ट्रक्चर बताया था, बट कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे। अब ये हमारा आज लेक्चर नंबर 5 है, जहाँ पे हम लोगों ने इन 5 लेक्चर में आईपीसी के डिफरेंट क्वेश्चंस, चाहे वो फिर डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों ना हो, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो, या फिर वो क्या हाइपोथेटिकली सिचुएशन बेस्ड आल्सो, ओके, या फिर आपका शॉर्ट नोट हो, या फिर आपका वो वाला क्वेश्चन हो जहाँ पे आपको डिसीजन लिखना होता है, आपको जज की तरह जजमेंट देनी होती है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट्स के हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाया एंड हमने उनको डिस्कस किया है। ठीक है, अभी आज हमारे लेक्चर नंबर 5 में भी हम यही करेंगे। आज का टॉपिक टू बी कवर क्या है, मेंस आंसर राइटिंग ही करेंगे, आईपीसी का करेंगे। दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑन आईपीसी एंड कल के लेक्चर से वी विल स्टार्ट विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिफरेंट पोर्शंस ऑफ मेंस आंसर राइटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आज के लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 सेज X times a leading English daily prints an article aimed at creating hatred and enmity between two groups of people, that is a capitalist and labor class। तो एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है X टाइम्स, लीडिंग इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है, ये एक आर्टिकल प्रिंट करता है अपने न्यूज़पेपर में और इसकी इंटेंशन क्या है कि ये हेट्रेड और एनिमिटी, ये दुश्मनी पैदा करना चाहता है दो ग्रुप्स ऑफ लोगों के बीच में। वो दो ग्रुप्स कौन से हैं, कैपिटलिस्ट एंड लेबर क्लास। आर्टिकल क्या कहता है, बी एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हु वर गुड फ्रेंड्स have conspired together and acquired 100 hectares of fertile land belonging to local farmers for special economic zone। तो आपने आर्टिकल में ये बड़ी क्लियरली ये लिख रहे हैं कि बी और चीफ मिनिस्टर जो दो बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है और 100 हेक्टेयर का लैंड, फर्टाइल लैंड जो कि लोकल फार्मर्स को बिलोंग करता था, वो इन्होंने अपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ले लिया। टू परसुएड एंड कोर्स द फार्मर्स नॉट टू चैलेंज द एक्विजिशन, बी गॉट बर्न्ड। ठीक है, तो बी गॉट बर्न द हाउसेज ऑफ द फार्मर्स एंड द स्टैंडिंग क्रॉप्स थ्रू हिज हेंचमैन। तो बी ने, जिससे कि ये फार्मर्स जो है इनके अगेंस्ट खड़े ना हो जाएं, बी ने उन फार्मर्स के घरों को और जो लोग थे उनके जो स्टैंडिंग क्रॉप्स थे उनको भी जलवा दिया है अपने मिडलमैन के थ्रू। The promises of B that he will employ the local youth is also false, as B would be getting youth trained from the constituency of chief minister who would be employed in various industries to come up in the SEZ area। तो अब बी ने ये प्रॉमिस किया था कि हम बाकी सारे जो लोकल लोग हैं, जो यूथ है हमारा, हम उनको एम्प्लॉय करेंगे, हम उनको क्या देंगे, हम उनको रोजी रोटी देंगे, हम उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि वो लोग क्या कर पाए, SEZ एरिया के अंदर काम कर पाए। तो बेसिकली हम जॉब्स को प्रमोट करेंगे, ये बोला था। बट ये पता चल रहा है कि ये वाली जो सिचुएशन थी, ये वाली जो स्टेटमेंट थी, ये भी झूठी है और ये अपने ही यूथ के लोगों को, यूथ की कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को ना होते हुए ये चीफ मिनिस्टर के जो लोग हैं उन्हीं को ट्रेन कर रहे हैं, जिससे कि वो SEZ एरिया में काम कर पाए। अब पूछा ये जा रहा है, कैन द रिपोर्टर, एडिटर, प्रिंटर एंड पब्लिश्ड of X times be charged for the offences under section 153A of IPC give reasons। क्या इन्होंने जो ये आर्टिकल लिखा है, जहां पे इन्होंने एक सच बात बताई है
कि हेट्रेड तो हो रही है, बट ये एक सच बात बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर और बी जो है वो आपस में मिली भगत कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। तो क्या आप इस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को, एडिटर को, प्रिंटर को, पब्लिशर को, एक्स टाइम्स के, आप इनको 153A के अंदर चार्ज कर सकते हो या नहीं? सो दिस इज अगेन अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन व्हिच इज बीइंग केप्ट इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आपको सेक्शन 153A को बताना है क्या होता है, और आपको अपनी लॉजिकल रीजनिंग के हिसाब से इसका आंसर देना है। हरियाणा मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपको बेसिकली क्या करना है, पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, देन बॉडी लिखनी है, एंड देन आपको कंक्लूजन लिखना है। आपके आंसर का स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर आंसर राइटिंग। ओके, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। 153A किस चीज को डील करता है उस सबको रिविजन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट क्लासेस दो सेक्शंस में आता है, सेक्शन 153A और 153B ऑफ द इंडियन पीनल कोड। प्रमोटिंग ऑफ एनिमिटी, जब हम दो डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरे ग्रुप हो गया, इनके बीच में हम दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। हम क्या पैदा कर रहे हैं? दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। किस बेसिस पे? या तो रेजिडेंस के बेसिस पे, या तो इनके रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेस पे, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, इनमें से किसी भी ग्राउंड में अगर हम इनके बीच में दुश्मनी पैदा कर रहे हैं तो हम 153A और 153B के अंदर आ जाते हैं। पनिशमेंट जो दी गई है वो क्या है? मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। तो मतलब जेल भी जाना पड़ सकता है और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। However, if the above mentioned offense is committed inside a religious institute, मतलब अगर ये 153A का आप ऑफेंस बेसिकली दो रिलीजियस कम्युनिटीज के अंदर, अगर आप दुश्मनी पैदा कर रहे हो और ये एक रिलीजियस इंस्टीट्यूट के अंदर है, तो आपकी सजा बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 साल तक की हो सकती है, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। नॉर्मल केस में कितनी सजा थी? नॉर्मल केस में 3 साल की सजा थी, बट अगर यही रिलीजियस इंस्टीट्यूट में हो रहा है तो आपकी सजा बढ़ के 5 साल की हो जाएगी। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है जब हम बात करते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप एनिमिटी, आप दुश्मनी प्रमोट कर रहे हो दो ग्रुप्स के बीच में। किस ग्राउंड के ऊपर? दीज आर फ्यू ऑफ द ग्राउंड्स। आप इनके बीच में बेसिकली अगर डिफरेंट प्लेस ऑफ बर्थ है, कोई डिफरेंट जगह पे पैदा हुआ है, कोई डिफरेंट जगह पे पैदा हुआ है, आप रिलीजन के बेस पे कर रहे हो। कितनी बार आप जानते हो हिंदू मुस्लिम, हिंदूज क्रिश्चियंस, हिंदूज एंड डिफरेंट क्लासेस के बीच में, या फिर मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में डिफरेंट रिलीजन्स, बिकॉज इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री, मल्टी लैंग्वेजेस है, मल्टी रिलीजियस कंट्री है, और आप एक सेक्युलर कंट्री है। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, और हर एक बंदा फ्री है कि वो क्या कर सकता है, अपनी मर्जी का, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमें दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो आप अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकते हो। और अगर कोई इसी चीज का फायदा उठा के डिफरेंट रिलीजन के लोगों के बीच में दुश्मनी पैदा कर रहा है, या फिर वो डिफरेंट रेस के है, डिफरेंट कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं, डिफरेंट कास्ट को बिलोंग करते हैं, या उनका डिफरेंट रेजिडेंस है, अगर इस सब को लेके कोई उनके बीच में दुश्मनी पैदा करता है तो 153A के अंदर आ जाता है। और इस दुश्मनी को पैदा करके करता क्या है? आफ्टर ऑल मकसद क्या है? तो मकसद है कि आप डिस्टर्ब करना चाहते हो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, पब्लिक पीस को आप डिस्टर्ब करना चाहते हो, आप पब्लिक स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहते हो, और आप इनकरेज करते हो कि इन दोनों ग्रुप्स के बीच में आपस में दुश्मनी रहे, डिस्कॉर्ड रहे। ठीक है, तो ये आपके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए। और जो भी आप एक्ट करते हो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? उसका ऑब्जेक्ट है कि आप डर पैदा करना चाहते हो, थ्रेट पैदा करना चाहते हो, आप अलार्म पैदा करना चाहते हो, इनसिक्योरिटी पैदा करना चाहते हो, किसी भी रिलीजियस ग्रुप के अंदर, किसी भी कास्ट कम्युनिटी के अंदर वायलेंस पैदा करना चाहते हो, और इसके लिए आप क्रिमिनल फोर्स का भी इस्तेमाल करते हो उनके अगेंस्ट, तो आप 153A के अंदर बुक करे जा सकते हो। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है? 3 चीजें। आप डिफरेंट ग्राउंड्स दे दिए, उनके बीच में आप दो ग्रुप्स के बीच में एनिमिटी पैदा कर रहे हो, आप पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक पीस को आप डिस्टर्ब करना चाहते हो, पब्लिक डिस्कॉर्ड करना चाहते हो, और आप क्या कर रहे हो? आप फोर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हो इन सब के अगेंस्ट, तो आप 153A के अंदर बुक करे जा सकते हो। अब एक केस लॉ पढ़ते हैं, बिलाल अहमद कालो वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश।
इसमें क्या बोला गया कि मेंस रिया जो है, मेंस रिया क्या हो गया आपका गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड जो है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अगर आप किसी को गिल्टी ठहराना चाहते हो अंडर दिस सेक्शन। याद करो जब हमने पिछले लेक्चर में किडनैपिंग की बात करी थी तो हमने क्या बोला था, किडनैपिंग इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस। बेसिकली अगर आपका मेंस रिया ना भी हो तब भी हम आपको पनिश कर देंगे। हाउएवर अगर हम 153A की बात करें, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल की बात करें, तो यहाँ पे मेंस रिया इज अ साइन क्वा नॉन, बेसिकली इट इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट। आपका मेंस रिया के बिना आप किसी को इस सेक्शन के अंदर गिल्टी ठहरा नहीं सकते हो। और क्या जरूरी है कि दो कम्युनिटीज का होना बहुत जरूरी है। जब तक दो कम्युनिटीज नहीं है आप इस सेक्शन को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जस्ट बिकॉज अगर आप किसी एक कम्युनिटी को डेरोगेट कर रहे हो, उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो, बट आप दूसरी कम्युनिटी का रेफरेंस नहीं दे रहे, तो इस सेक्शन के अंदर आप बुक नहीं करे जा सकते। दो कम्युनिटीज का होना बहुत ज्यादा आवश्यक है जब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, जब 153B की बात करें, अभी तक हमने 153A को समझा, 153B की बात करें तो क्या हुआ कि बहुत सारी कम्युनिटीज के बीच में डिसहार्मनी हो रही थी, लड़ाई झगड़े हो रहे थे, आपस में मन मुटाव हो रहे थे। इसीलिए इस सेक्शन को ऐड किया गया और इस सेक्शन को 1972 में ऐड किया गया, जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई लेवल की टेंशन थी डिफरेंट कास्ट के लोगों के बीच में। और ये सब कुछ इवेंचुअली क्या करा था, सोशल हार्मनी को, सोशल स्टेबिलिटी को, नेशनल इंटेग्रिटी को, पीस एंड स्टेबिलिटी को कंट्री की इफेक्ट करा था। इसीलिए 1972 में इस सेक्शन को ऐड किया गया। ये सेक्शन क्या कहता है, जब आप पब्लिश करते हो कोई भी इम्प्यूटेशन कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर क्लास को, रिलीजन को या कास्ट को बिलोंग करता है एंड वो नेशनल इंटीग्रिटी के अगेंस्ट है, तो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं आर बेरीव्ड ऑफ देयर राइट टू सिटीजनशिप। एनी ऑफ द अफॉरमेंशन्ड एक्ट मस्ट परपेचुएट डिस्कॉर्ड एंड हार्मनी अमंग्स द डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल। यहाँ पे डिसहार्मनी होना चाहिए, हार्मनी नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कुछ भी ऐसा क्रिएट कर रहा है मन मुताब, दिट इज इफेक्टिंग द पीस, स्टेबिलिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री, देन दिस विल बी इफेक्टेड। ठीक है, अब जब आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया है, अब हम आंसर लिखते हैं। एक बार दोबारा से क्वेश्चन पे हम वापस जाते हैं और रिवाइज करते हैं कि क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली बोल क्या रहा था। तो क्वेश्चन कहता है कि एक्स टाइम्स जो कि एक लीडिंग इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर है, उसने एक आर्टिकल प्रिंट किया और उसका एम ये था कि वो हेट्रेड एंड एनिमिटी बनाना चाहता था दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के बीच में, जो कि थे कैपिटलिस्ट क्लास एंड लेबर क्लास। इस आर्टिकल में क्या लिखा कि बी और जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट का, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी है और उन्होंने 100 हेक्टेयर ऑफ लैंड अक्वायर कर लिया है लोकल फार्मर्स से, जिससे कि वो इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए इस्तेमाल कर सके। उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया है कि वो लोग इस एक्विजिशन को क्या ना करे, चैलेंज ना करे, और बी ने काफी सारे फार्मर्स के और उनके जो स्टैंडिंग क्रॉप्स थे, उनके जो खेत थे, उनको भी जलवा दिया है। प्रोमिसेस हैं जो बी के कि वो लोग लोकल यूथ को एम्प्लॉय करेंगे, ट्रेन करेंगे, क्या कहते हैं आपके SEZ एरियाज में, ये भी अपने आप में फॉल्स है। तो क्या आप इस न्यूज़पेपर के रिपोर्टर को, एडिटर को, प्रिंटर को और पब्लिशर को आप 153A के अंदर की प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल के अंदर चार्ज कर सकते हो या नहीं? अपने आंसर को रीजंस के साथ बताएं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लिया। अब हम लोग एक बार आंसर पढ़ते हैं, हमने क्या मॉडल आंसर लिखा है। तो फैक्चुअल पोजीशन जो है वो एडमिटेड है। Let us straight away cut to the chase and examine whether a case under 153A IPC is made up or not. तो आपका इंट्रोडक्शन क्या आ रहा है कि बेसिकली जो फैक्ट्स हैं वो तो बड़े क्लियर हैं, बट आपको क्या करना है, आपको एक्चुअली में अपने क्वेश्चन में ये देखना है कि क्या 153A बनेगा या नहीं बनेगा, क्या 153A अप्लाई करेगा या नहीं करेगा। आउटकम विल डिपेंड ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस व्हिच नीड्स टू बी आंसर्ड। क्या जो इम्प्यून्ड आर्टिकल है उसने प्रमोट किया है एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस, लैंग्वेज, कास्ट, कम्युनिटी और एनी अदर ग्राउंड। याद करो और रिलेट करो, इसको रीड विद करो। फर्स्ट इंग्रेडिएंट नंबर 1 ऑफ द सेक्शन, इंग्रेडिएंट 1 ऑफ सेक्शन 153A, तो उसी को आपने क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया। हमारा इंग्रेडिएंट क्या कहता था कि आपको दो कम्युनिटीज के बीच में, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज के बीच में हेट्रेड पैदा करनी है, एनिमिटी पैदा करनी है। डिफरेंट ग्राउंड्स हमने जो लिखे थे, ये वही सारे ग्राउंड्स हैं, इसी को आपने क्वेश्चन के फॉर्म में ले आए।
whether this act is prejudicial to the maintenance of harmony and different between different groups or castes or communities if the act disturbs the public tranquility. ये हमारा इंग्रेडिएंट नंबर क्या था, 3 था, जहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि ये जो आपका एक्ट हो रहा है, ये एक्ट आपके पब्लिक पीस और ट्रैंक्विलिटी को इफेक्ट करना चाहिए. तो यही सेम चीज हमने क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दी. अब ये फैक्चुअल मैट्रिक्स है, both the issues are decided in favor of the accused and no offense is made out for the following reasons. तो एज अ डिसीजन आपको देना है, तो आपने डिसीजन के हिसाब से बोला कि ये दोनों इश्यूज जो फ्रेम करे गए हैं. नॉर्मल कोर्स में स्टूडेंट्स होता क्या है, जब हम लोग कोई भी एक जजमेंट को पढ़ते हो तो आप जजमेंट में देखते हो कि वो क्या करते हैं, वो फैक्ट्स लिखते हैं, इश्यूज लिखते हैं और इन इश्यूज के आंसर्स लिखते हैं जिसकी बेसिस पे वो मेन डिसीजन पे आते हैं. ठीक है, जब हम लोग हमारी जजमेंट राइटिंग की क्लास लेंगे, एक लेक्चर लूंगी मैं उसके ऊपर भी आपके साथ, तो आप लोग ये सब देखेंगे कि हम लोग ऐसे ही आंसर लिखते हैं. तो अब हमने ये इश्यूज फ्रेम कर दिया, अब हम इन इश्यूज का आंसर लिखेंगे. अभी क्या कह रहे हैं कि कोई भी एक्चुअली जब हम बात करते हैं, ये दोनों इश्यूज आर डिसाइडेड इन फेवर ऑफ द अक्यूज. सेक्शन 153A इनैक्ट किया गया था जिससे कि कम्युनल एंड स्पिरियस टेंडेंसीज को, जो लोग हैं आपस में एनिमिटी प्रमोट करना चाहते हैं, हेट्रेड फीलिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए 153A को ऐड किया गया था. इन्होंने क्या बोला कि इंटेंशन टू प्रमोट फीलिंग ऑफ इन्यूमिटी, बेसिकली मेंजरिया, आपकी इंटेंशन होना इज अ कंडीशन साइन क्वा नॉन. अगर आप किसी को भी लाइबल ठहराना चाहते हो अंडर 153A, देयर इज नथिंग ऑन रिकॉर्ड टू प्रूव कि रिक्विजिट मेंजरिया था ऑन पार्ट ऑफ द फंक्शनरीज ऑफ एक्स टाइम्स. एक्स टाइम्स जो है उन्होंने अपनी आप को एक बात को पब्लिश जरूर किया है, बट कहीं पे भी उनके मेंजरिया को एस्टैब्लिश नहीं किया गया है. नो पीस ऑफ एविडेंस ऑन रिकॉर्ड which can show this thing. ठीक है, the article though strongly worded appears to be a legitimate journalistic exercise and compatible with the constitutional right of freedom of press. Constitution हमें right देता है, right of freedom of express और freedom of press, और आप freely अपनी बात को express कर सकते हो. अगर B aggrieved है by these imputations and if they are in fact found to be scurrilous and defamatory, he has a remedy elsewhere. Remedy elsewhere क्या है, वो defamatory suit फाइल कर सकता है, वो defamatory suit फाइल कर सकता है अगर B को लगता है कि उसको कोई चीज को डिफेम किया गया है. सेकेंडली, जो ये सेक्शन है ये इंटेंडेड है जिससे कि अप्लाई कर पाए रिस्पेक्ट टू अ डेफिनेट एंड असर्टेनेबल क्लास ऑफ द पीपल. द क्लास contemplated under the section should be capable of being clearly defined and separable. बेसिकली दो ग्रुप ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं यहाँ पे. वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है उनको आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, आप उनको सेपरेटली डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो. जब आप इसको कैपिटलिस्ट और लेबर क्लास की बात करते हो, ये अपने आप में डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट और क्लास विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. तो ये जो वर्ड्स हैं ये लैक करते हैं और ओवरलैपिंग है, देयरफॉर आप इस सेक्शन को यहाँ पे फिट नहीं कर सकते. अब इन्होंने रेफरेंस इन दिस रिगार्ड में भी had to the judgment in Moneyben Kara 1930. अगर आपको जजमेंट की साइटेशन याद है तो ओके, नहीं है तो कोई बात नहीं. अब एक केस को भी रेफर कर दिया, वहां पे भी क्या हुआ, impugned article of the accused person cannot be said to promote enmity or disharmony amongst the two group of communities as such. तो अब क्योंकि टाइम की कमी थी या फिर नंबर ऑफ मार्क्स कम थे, इन्होंने सिर्फ जजमेंट का नाम लिख दिया, जजमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया. अगर आपके पास समय हो और अगर आपका लगे, आपकी डिस्क्रिशन है, आपका दिमाग को लगे कि आपको इस जजमेंट को एक्सप्लेन करना है, इस केस लॉ को एक्सप्लेन करना है, देन यू कैन गो ऑन एंड प्रोसीड विद एक्सप्लेनिंग दिस. बिलाल अहमद को भी आप समझा सकते हैं, कोई भी, बहुत सारे केसेस हैं जो आप लोगों ने 153A पे पढ़े होंगे, उनमें से किसी भी केस को आप समझा सकते हैं. तो दिस वाज अ सैंपल आंसर जहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि 153A का हमने पहले इंट्रोडक्शन लिखा, फिर हमने बॉडी लिखी और यहाँ पे जाके मैंने कंक्लूजन लिख दिया. आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने डायरेक्टली सेक्शन 153A को कहीं नहीं मेंशन किया, डायरेक्टली मैंने इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज को नहीं लिखा, बट इसकी बेयर एक्ट की लैंग्वेज को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, कन्वर्टेड इनटू इश्यूज, जिससे कि क्या होगा, जो मेरा पेपर चेकर है उसको ये समझ आ जाएगा कि इस स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी अच्छे से है और इसको वो जो की इंग्रेडिएंट्स थे 153A के अंदर जो हमने पढ़े थे उसकी भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़िया तरीके से है. तो आपको अपने आंसर को किस तरीके से फ्रेम करना है, यू आर फ्री टू डू दैट. यू शुड यूज योर ओन क्रिएटिविटी सो दैट आप इसके आंसर को बढ़िया तरीके से लिख पाए. हो सकता
है आप सब बच्चों के डिफरेंट तरीके के आंसर्स हो, which is fine. There is no one answer which is correct. It is just how you are logically and legally explaining your answer. That is very important. Logical and legal reasoning is very, very important. ठीक है? Furthermore, in order to attract the liability under this section, article has to be read as a whole, and stray extracts which might be strongly worded cannot be read shown out of the context. So basically पूरे आर्टिकल को आपको एक तरीके से पढ़ना है, ना कि कुछ कुछ वर्ड्स को उठा के पढ़ना है. प्रोसिक्यूशन ने कोई भी एविडेंस नहीं लीड किया in evidence the entire text of the article. In absence of such evidence, it is hard to ascribe the requisite intention of the accused person. तो बेसिकली जो जजमेंट आ रही है, जो डिसीजन आ रहा है, उसमें हम क्या कह रहे हैं, मेंस रिया नहीं है. और अगर मेंस रिया नहीं है इन न्यूज़पेपर वालों का, तो फिर आप इनको गिल्टी नहीं ठहरा सकते. कोर्ट को पर्टिकुलरली माइंडफुल रहना होता है ऐसे केसेस में जहां पे एट्रीब्यूशन ऑफ लायबिलिटी कैन हैव ग्रेव रैमिफिकेशंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, वो आपको गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जजमेंट जो आप दे रहे हो सेक्शन 153A के अंदर, उसको इन कंफ्लिक्ट नहीं होना है विद योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ठीक है. Furthermore, the effect of the words must be judged from the standards of reasonable, strong-minded, firm and courageous men, and not those of weak and vacillating minds. So read it cannot be said by any stretch of imagination कि जो contents हैं वो अपने आप में violence create करेंगे, enmity या hatred feeling को create करेंगे उन लोगों के बीच में जो कि reasonable men होते हैं, जो कि reasonable society से prudent man जो होता है, reasonable man होता है, उनकी हम बात करेंगे यहाँ. तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बात करता है अगेन एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन के बारे में. तो आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं. पहले एक इलिटरेट बॉय जो है, सर्वेंट ऑफ 8 years, stole a new Parker fountain pen worth ₹300 from the table of his employee and sold it to B, a student aged 21 years, reading in MA for ₹10 only. तो बेसिकली एक इलिटरेट बॉय है, सर्वेंट है, 8 साल का बच्चा है. 8 साल का बच्चा है, इसने एक पार्कर का पेन चुराया जो कि 300 रुपए की वर्थ का था अपने एम्प्लॉयर की टेबल से, और इसने इसको बेच दिया किसको, बी को, जो कि एक पढ़ा लिखा बच्चा है, MA में पढ़ता है, 21 साल का है, सिर्फ 10 रुपए का बेच दिया. A एंड B दोनों को ट्रायल पे डाला जाता है. फॉर्मर को, A को थेफ्ट के लिए डाला जाता है और B को रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए डाला जाता है. DGS 1996 का ये क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिसाइड दिस केस. तो अब आपको इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को जो समझना है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को जिसको रिवाइज करना है, वो कौन से हैं. सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका थेफ्ट का. ठीक है. तो अगर आप लोग को याद हो, हम लोगों ने थेफ्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ा भी था, इस लेक्चर्स के माध्यम से भी रिवीजन की थी, एंड वैसे भी हम लोग फाउंडेशन बैच में पढ़ चुके हैं. तो थेफ्ट की जब हम बात करते हैं, सेक्शन 378 की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट. उसके बाद आपका टेकिंग होना चाहिए, टेकिंग अवे होना चाहिए. बेसिकली आप किसी की चीज को उसके पोजेशन से बाहर लेके जा रहे हो, ठीक है, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन लेके जा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, थेफ्ट कर रहे हो, चोरी कर रहे हो. ये पोजेशन कंस्ट्रक्टिव पोजेशन भी हो सकता है एंड ये पोजेशन एक्चुअल पोजेशन भी हो सकता है. कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कैसा हुआ, जैसे मैं अभी आपकी क्लास ले रही हूँ बट मेरे घर पे मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, दैट इज इन माय कंस्ट्रक्टिव पोजेशन. हाउएवर दिस पेन इज इन माय एक्चुअल पोजेशन राइट नाउ. तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ अगर आप टेकिंग अवे कर रहे हो, आउट ऑफ पोजेशन ऑफ दैट पर्सन कर रहे हो, कंस्ट्रक्टिव एक्चुअल पोजेशन हो गया, तो आप गिल्टी हो जाते हो थेफ्ट के लिए. ठीक है, ये हो गई एक थेफ्ट की चीज. उसके बाद एक चीज और आपको जो ध्यान रखनी है इसमें, इस क्वेश्चन में, विदाउट इवन डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट्स राइट नाउ इन डिटेल, नॉट रिवाइजिंग इट और एनीथिंग, जस्ट मेंशनिंग व्हाट ऑल कॉन्सेप्ट्स आई कुड गैदर फ्रॉम द क्वेश्चन. नाउ आई हैव टू प्रिपेयर माय थॉट प्रोसेस नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड. तो सेकंड चीज मैंने देखा, ये जो ए था इसकी उम्र थी 8 साल की. हम लोगों ने अभी कुछ टाइम पहले पिछली क्लास में और फाउंडेशन बैच में भी ये पढ़ा था, सेक्शन 82 एंड 83 इन्फेंसी की बात करता है.
82 बात करता है कोई भी बच्चा जो कि 7 साल से नीचे का है, और 83 बात करता है वो बच्चा जो कि 7 साल से 12 साल की उम्र का है बट इनकेपेबल है ऑफ knowing the nature of the act, incapable of knowing the nature of the act है। क्यों है incapable of knowing the nature of the act? Because of immaturity of understanding, immature है ये, understanding नहीं है इसको, तो ये बच्चा, ठीक है, 7 साल वाली बात तो है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये जो बच्चा है ये 8 साल का है, तो ये क्या कहते हैं, इसको जनरल एक्सेप्शंस के अंदर लेते हैं, और अगर ये बच्चे कोई भी ऑफेंस करते हैं तो इनके ऊपर वो पनिशमेंट नहीं लगाई जाती, और इनको आप अब्सॉल्व कर देते हो इनकी लायबिलिटी से, क्योंकि आप ये कहते हो कि ये बच्चे मासूम हैं, इनको नहीं पता कि भला बुरा क्या है, इनके एक्ट का रेपरकशन क्या होगा, इसीलिए आप इनको अब्सॉल्व कर देते हो। एक कॉन्सेप्ट ये हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट हम जो बात कर रहे हैं बी से रिलेटेड, इसने रिसीव की है स्टोलन प्रॉपर्टी। तो क्या पढ़ा हम लोगों ने, आप लोगों ने अपने एलएलबी में पढ़ा होगा, या जुडिशरी की तैयारी करते हुए पढ़ा होगा, या फाउंडेशन बैच में मेरे साथ पढ़ा होगा, या फिर अभी पढ़ लीजिए। वो क्या है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी जो कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन से आ रही है और आप ये चोरी का माल रिसीव कर रहे हो, तो आपको भी सजा होगी अंडर सेक्शन 411, ठीक है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि ए और बी दोनों के ऊपर लायबिलिटी लगाई जा रही है, आपका क्या आंसर होगा, आप कैसे इसको डिसाइड करोगे, समझाएं। तो अब हमने समझ लिया कि इस क्वेश्चन में ये 3 कॉन्सेप्ट की मोटा मोटा बात हो रही है। अब एक बार हम कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। तो जब हम बात करते हैं, अगर आप प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हो जो कि आपको पता है चोरी का माल है, आपको पता है कि ये चोरी का माल है, जैसे कि आप चोर बाजार में, अगर दिल्ली के बारे में बात करें, यहाँ पे एक चोर बाजार है, कई लोग वहां पे जाके बड़ी एंटीक चीजें, बड़ी महंगी चीजें सस्ते में लेके आते हैं, बट अगर आपको ये पता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है और आप इसको रिसीव कर रहे हो या आप इसको ले रहे हो, तो ये भी अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन या फिर किसी और तरीके से चोरी से ली गई है, किसी और का माल था, आपने ले लिया है और आप उसको बाद में जाके रिसीव कर रहे हो, तो ये भी अपने आप में क्राइम है। अगर आप इसको बाय करते हो ऐसी प्रॉपर्टी को, तो क्या माना जाता है कि आप इनकरेज कर रहे हो ऐसी चोरी को, ऐसी रॉबरी को, और ऐसे लोगों को जो कि ये सब कुछ चीजें करते हैं, क्योंकि इवेंचुअली इनको क्या लगता है, हम चोरी करेंगे, थेफ्ट करेंगे, एक्सटॉर्शन करेंगे, रॉबरी करेंगे, डिकॉयती करेंगे, और बाद में हम इस माल को बेच देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, पैसा। तो आप इन लोगों को इनकरेज कर रहे हो, बेसिकली आप सोसाइटी में क्राइम को इनकरेज कर रहे हो, तो यू विल आल्सो बी हेल्ड गिल्टी फॉर दैट। Therefore, receiving stolen property को भी क्राइम माना जाता है, और इसमें आपको भी क्रिमिनल एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है। Therefore, it also prevents concealing of property by a person who knows that such property is obtained by an illegal way। अब होता क्या है कि जब आपको पता है कि कोई प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो नॉर्मली एक प्रूडेंट मैन क्या करेगा, किसको बताएगा, पुलिस को कंप्लेंट करेगा, पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। बट अगर आप इस प्रॉपर्टी को बाय करते हो, यूज करते हो, या फिर आप क्या करते हो, इसको कंसील करते हो, छुपा रहे हो, तो आप क्राइम को इनकरेज कर रहे हो। और जो आपका एक्चुअल एक्शन होना चाहिए था, जहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, आपको उसको रिपोर्ट करना चाहिए था, आप वो रिपोर्ट ना करके आप क्या कर रहे हो, आप उसको इनकरेज कर रहे हो। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन पीनल कोड में जो कि रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये सेक्शन 410 से लेके 414 में दिए गए हैं, ठीक है। स्टोलन प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं, तो एक छोटा सा चार्ट अपने दिमाग में बिठाएं। अगर आप प्रॉपर्टी जो कि ट्रांसफर करी गई है बाय वे ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन या फिर मिस अप्रोप्रिएशन, ये अपने आप में क्या कहलाई जाएगी, स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी। ये कहाँ दिया हुआ है, 410 में। अगर आप इस प्रॉपर्टी को रिसीव करते हो 411 के अंदर, आपको 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और दोनों भी हो सकता है। 412 के अंदर अगर आप डिसऑनेस्टली किसी प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हो जो कि डकैती के कारण मिली है, डकैती के कारण मिली है, तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप हैबिचुअली एसोसिएटेड हो कि आप ये चोरी के माल के साथ डील करते हो, तो 413 के अंदर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 10 साल तक की सजा हो सकती है, और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और अगर आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, किसी की सहायता कर रहे हो, किसी को मदद कर रहे हो, वो किसी कौन है, जो कि प्रॉपर्टी को, स्टोलन प्रॉपर्टी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, और आप उसको मदद कर रहे हो, तो 414 के अंदर आपको सजा हो सकती है। तो सेक्शन 410 से लेके 414 में हम लोग स्टोलन प्रॉपर्टी की बात करते हैं।
ठीक है। 410 क्या कहता है, कोई भी प्रॉपर्टी जिसको पोजेशन को ट्रांसफर करा गया है किस किस तरीके से, थेफ्ट से, एक्सटॉर्शन से, रॉबरी से, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से, सीबीटी हो गया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, वो अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाई जाएगी, वेदर ये ट्रांसफर मिसअप्रोप्रिएशन से हुआ है या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से हुआ है, चाहे ये विद इन इंडिया हुआ है या फिर विदाउट इंडिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाओगे। तो बेसिकली इन्होंने बता दिया कि व्हाट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। 410 हमारा क्या बताता है, व्हाट इज स्टोलन प्रॉपर्टी। अब आप क्या देखो कि हमारे क्वेश्चन में ए ने स्टोल किया प्रॉपर्टी को, थेफ्ट किया अपने एम्प्लॉयर के वहां से, तो और बी को अगर ये बात पता है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है जो ट्रांसफर करी गई है बाय वे ऑफ थेफ्ट, तो स्टोलन प्रॉपर्टी का सेक्शन लगेगा। बट अगर ऐसी प्रॉपर्टी कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ अ पर्सन लीगली एंटाइटल्ड टू द पोजेशन, ये अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी। जैसे कि हमारे केस में ए ने एम्प्लॉयर के वहां से क्या किया, प्रॉपर्टी को स्टील किया और बाद में जाके इसने बी को दे दिया और बी ने वापस तो एम्प्लॉयर को दे दिया, तो अब ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी क्योंकि ये अपने मालिक के पास, वो पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी के पास वापस चली गई है। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए कि स्टोलन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो ट्रांसफर होना चाहिए मिसअप्रोप्रिएशन या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए, और वो विद इन या विदाउट इंडिया हो सकता है, और जब ये स्टोलन प्रॉपर्टी अपने ओनर के पास वापस चली जाती है तो ये सीज हो जाती है टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी, फिर इसको आप स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहला सकते इफ सच प्रॉपर्टी सब्सिक्वेंटली कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ अ पर्सन जो कि लीगली एंटाइटल्ड है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। स्टोलन प्रॉपर्टी कौन सी है, जो कि थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के द्वारा आई गई हो, वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इन सारे मेथड्स के द्वारा आई हो, प्रॉपर्टी इनटू और विच द स्टोलन प्रॉपर्टी इज कन्वर्टेड और एक्सचेंज इज नॉट अ स्टोलन प्रॉपर्टी। अब कुछ केस लॉस को पढ़ लो। मनमोहन रॉय 1875 के केस में क्या बोला गया कि मनी जो कि ऑब्टेन किया जा रहा है फ्रॉम अ मनी ऑर्डर विच इज फॉर्ज्ड वन इज नॉट अ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो जो पैसा आप एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट, फॉर्ज मनी ऑर्डर से ले रहे हो, वो अपने आप में एक स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी। काउवेल वर्सेस ग्रीन में क्या बोला गया, इट वाज हेल्ड दैट मोशन ऑब्टेन्ड बाय किलिंग शीप व्हिच वाज स्टोलन अलाइव वाज हेल्ड टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो बेसिकली अगर एक शीप को आपने अलाइव स्टील किया था, चोरी की थी, और उसके ऊपर से फिर कोई भी चीज आ रही है, उसको स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा। ठीक है, अब कब आपकी प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं होगी, कब वो सीज कर जाएगी, जब वो वापस उसी पर्सन के पास चली जाएगी जो कि लीगली एंटाइटल्ड है। इट गेट बैक्स टू द पोजेशन ऑफ द पर्सन हु इज लीगली एंटाइटल्ड टू। जब द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी गेट्स द पोजेशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, जो कि किसी और के द्वारा रिसीव करी गई थी, वो सीज हो जाती है टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी बिकॉज वो बंदा एक्चुअली में हु वाज द लीगल ओनर, लीगली एंटाइटल्ड पर्सन। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये सीज कर जाएगी टू बी अ स्टोलन प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए स्टील करता है वॉच ऑफ बी एंड बी इमीडिएटली आफ्टर समहाउ गेट्स द वॉच फ्रॉम द थीव एंड देन बी गिव्स इट A to sell that watch, यहाँ पे A cannot be held to receive the stolen property। अगर वो मालिक ही, जो पर्सन लीगली एंटाइटल्ड है, अगर वो ही खुद से उस प्रॉपर्टी को उसके पास चली जाती है किसी भी तरीके से, तो वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी। अनदर एग्जांपल है, A dishonestly misappropriates money of B who is a manager। आफ्टरवर्ड्स B को पता चल जाता है इस बात का कि उसके पैसे मिसअप्रोप्रिएट हुए हैं। When B gets back the money ceases to be stolen money। तो जब लीगल ओनर, जो लीगली एंटाइटल्ड पर्सन है, उसको जब वो चीज मिल जाएगी तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाई जाएगी। कल को जाके उसी पैसे से जब भी सैलरी पे करता है, तब भी उसको रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अब वो प्रॉपर्टी ही स्टोलन नहीं है। जब तक प्रॉपर्टी स्टोलन नहीं रही तब तक रिसीव कैसे करोगे स्टोलन प्रॉपर्टी, वो नहीं होगी। ठीक है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, ओनरलेस प्रॉपर्टी। It is based out of the concept of res nullis, which means कि अगर एक property which has no owner or which has been abandoned by its actual owner, a property which has no owner cannot be subject to theft। तो basically theft में आप out of possession of the person करते हो, जो कि जिसके पास possession होना चाहिए था, जो कि मालिक है, जो कि entitled है to legal possession। but अगर एक property है, ये अगर एक बैग है जो कि जिसका कोई मालिक नहीं है, ये बैग लावारिस पड़ा है, ओनरलेस पड़ा है, तो इसकी चोरी नहीं हो सकती। अगर एक बुल है जिसको उसके
मालिक ने अबैंडन कर दिया है और अगर वो बुल को कोई और बंदा ले जाता है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये बुल चोरी हो गया, ठीक है। विद इन और विदाउट इंडिया, सेक्शन 410 ये कहता है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है, क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो रहा है, ये इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है, हमें फर्क नहीं पड़ता। ये ट्रांसफर अगर हो रहा है थेफ्ट से, एक्सटॉर्शन से, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से, रॉबरी से, मिस अप्रोप्रिएशन से हो रहा है, तो ये अपने आप में स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाया जाएगा अंडर सेक्शन 410। वी डू नॉट केयर वेदर इट इज इन इंडिया और इट इज आउटसाइड इंडिया। प्रॉपर्टी ऑब्टेन अदरवाइज, अगर कोई प्रॉपर्टी किसी और तरीके से ऑब्टेन कर जाती है, चीटिंग के माध्यम से, फॉर्जरी के माध्यम से, तब आप उसको स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं कहलाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी एक्सचेंज और कन्वर्टेड, अगर एक प्रॉपर्टी जो कि ऑब्टेन करी जा रही है बाय एक्सचेंजिंग और कन्वर्टिंग स्टोलन प्रॉपर्टी इज नॉट स्टोलन प्रॉपर्टी इन इटसेल्फ, ये भी ध्यान रखने की बात है। फॉर एग्जांपल, अगर सम अमाउंट ऑफ कैश इज ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग अ स्टोलन प्रॉपर्टी, देन कैश वुड नॉट बी कॉल्ड अ स्टोलन प्रॉपर्टी। बेसिकली अगर किसी ने इस बैग को चोरी किया, इस बैग को जाके उसने सेल कर दिया, जिसको सेल किया उसको नहीं पता था कि ये चोरी का माल है, अब इसको क्या मिल गया, कैश मिल गया, तो अभी कैश को आप स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं खाओगे। However, if an ingot is made by melting a stolen jewelry or ornament, then that ingot would be stolen property. हो सकता है कि ये एक हार है, ये एक हार को बदल दिया आपने, मेल्ट करके एक सोने का बिस्किट बना दिया, ये स्टोलन था, अब आप इसको भी स्टोलन प्रॉपर्टी कहोगे। अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो तो इसको भी स्टोलन प्रॉपर्टी कहोगे, दो उसकी जो अपीयरेंस है उसको आपने ऑल्टर कर दिया, बट सब्सटेंस को ऑल्टर नहीं किया, ठीक है। 411 क्या कहता है कि कोई भी बंदा जो कि डिसऑनेस्टली रिसीव करता है या फिर रिटेन करता है, अपने पास रखता है कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी को नोइंगली, या फिर उसको रीजन टू बिलीव है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो माल है, स्टोलन प्रॉपर्टी है। क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या तो वो नोइंगली कर रहा है या फिर उसको रीजन टू बिलीव है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, तो उसको सजा हो सकती है कितनी, 3 साल तक की जेल जानी पड़ सकती है, जुर्माना भी देना पड़ सकता है और दोनों भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये सेक्शन 411 डील करता है उन लोगों के साथ जो कि स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करते हैं। ये अपने आप में प्रिंसिपल ऑफेंडर्स के साथ डील नहीं करता जिन्होंने थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी करी है, ये उन लोगों के साथ डील करता है जो ये चोरी के माल को रिसीव करते हैं, बेसिकली जो ये चोरी के माल में ट्रेडिंग करते हैं। और आप क्या चाहते हो कि आप इस रिसीवर्स को, इन ट्रेडर्स को, जो ये मिडिल मैन है, जो ये चोरी के माल को रिसीव करके इनको बाद में बेच के प्रॉपर्टी को बाद में बेच के पैसा कमाते हैं, आप इनकरेज करने की जगह आपको इनको क्या करना है, डिस्करेज करना है, क्योंकि जो ये लोग हैं जो प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हैं, जो कि चोरी का माल है, ये मन में एक इनकरेजमेंट देते हैं कि कल को मैं पैसा कमा पाऊंगा अगर मैं चोरी का माल बेच दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस फोन को बेच देती हूँ तो मुझे ये आइडिया है कि मैं इसको बेच के कुछ पैसा कमा पाऊंगी। अगर मेरे को ये पता चले कि चोरी की चीज को कोई नहीं खरीदेगा तो ये इनकरेज नहीं करेगा ये क्राइम को, और ये क्या करेगा, डिस्करेज करेगा, और इससे जो हमारा क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा। तो ये सेक्शन अपने आप में सब्सटैंशियल ऑफेंस की बात करता है। ये सेक्शन सेम एज दैट ऑफ द अबेटर या फिर कॉन्स्पिरेटर, जैसे आप लोगों ने सेक्शन 107 में अबेटमेंट पढ़ा होगा आईपीसी के अंदर। अबेटर कौन होता है, जो इंस्टिगेट करता है या फिर क्या करता है, एड करता है, हेल्प करता है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी करता है साथ में, वो बंदा अबेटर होता है। तो ये जो बंदा है जो कि प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहा है, चोरी के माल को रिसीव कर रहा है, इसकी सेम पोजीशन वही होती है जो किसकी होती है, हमारे अबेटर की या फिर कॉन्स्पिरेटर की। ये सेक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कन्विक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफेंडर। प्रिंसिपल ऑफेंडर थेफ्ट वाले को, रॉबरी वाले को सजा हो ना हो, अपने आप में आपको इसके सेक्शन के अंदर सजा हो जाएगी अगर आप चोरी के माल को रिसीव कर रहे हो या फिर अपने पास रिटेन कर रहे हो। तो सतर्क रहें, ध्यान रखें कि चोरी के माल को रिसीव नहीं करना है, रिटेन नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी जरूरी है, आपकी इंटेंशन एनिमस मैलिस होना जरूरी है, मिलिशियस इंटेंट होना जरूरी है, गिल्टी माइंड का होना जरूरी है। तो आप डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को रिसीव कर रहे हो या फिर रिटेन कर रहे हो, आपको नॉलेज है या फिर रीजन टू बिलीव है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये चोरी का माल है, और अगर आप फिर भी इसको रिसीव कर रहे हो और इसको रिटेन कर रहे हो तो हम क्या कहेंगे कि आप इस सेक्शन के अंदर गिल्टी होगे। अब हम दोबारा से इस क्वेश्चन के ऊपर इसका आंसर देखते हैं, बट उससे पहले हम दोबारा से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना स्टूडेंट्स बहुत जरूरी होता है,
क्योंकि हमें एग्जैक्टली वही आंसर लिखना है जो हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है कि ए एक इलिटरेट बॉय है, सर्वेंट है 8 साल का, जिसने एक नए पार्कर फाउंटेन पेन को जिसकी कीमत 300 रुपए की है अपने एम्प्लॉयर की टेबल से चुराया है, और बाद में इसने क्या किया, इसने इसको बेच दिया बी को, जो कि एक स्टूडेंट है 21 साल का है, एमए पढ़ रहा है, 10 रुपए का। ठीक है, अब ए और बी दोनों को ट्रायल पे डाला जाता है। ए को चोरी के लिए, थेफ्ट के लिए डाला जाता है, और बी को रिसीविंग द स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए डाला जाता है। आप इसको कैसे आंसर करेंगे? तो हम लोगों ने इसका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर लिया, जिससे कि हम लोग को आंसर लिखने में मदद हो। अब हम लोग इसका सैंपल आंसर देखेंगे कि सैंपल आंसर क्या है। In India, a child below the age of 7 years is immune from below the age of 7 years is considered a child offense which is done by a child under 7 years of age. तो बेसिकली इनको इम्यूनिटी दी गई है, डॉली इन कैप्स बोला जाता है उस बच्चे को जो कि 7 साल से नीचे। सेक्शन 83 एक क्वालिफाइड इम्यूनिटी देता है उस बच्चे को जो कि 7 साल से ऊपर है बट 12 साल से नीचे। सेक्शन 83 क्या कहता है? नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 who has not attained sufficient understanding to judge the nature of consequences, who is incapable of knowing the nature of circumstances, nature of जो भी चीजें होंगी उनके repercussions क्या होंगे। तो यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दिया और फिर हमने सेक्शन 83 को समझा दिया। So, a child above the age of 7 years and below the 12 years of age may be exempted from criminal liability अगर ये प्रूव किया जाता है, अगर ये चीज प्रूव की जाती है कि वो इमेच्योर था और उसको भला बुरा नहीं पता था, उसको नहीं पता था कि क्या नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके कंडक्ट के। फिर हीरालाल मलिक वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में ये ऑब्जर्व किया गया कि अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 14 years इज प्रिज्यूम्ड नॉट टू हैव रीच्ड द एज ऑफ डिस्क्रिशन एंड टू बी डॉली इन कैप्स। तो बेसिकली क्या बोला गया इस केस में, हीरालाल के केस में ये बोला गया कि एक बच्चा जो कि 14 साल से छोटा होता है, हम ये मान के चलते हैं कि उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, वो अपना भला बुरा नहीं जानता, उसकी चॉइस की पावर नहीं है और वो डॉली इन कैप्स है, वो इनकेपेबल है। बट इस प्रिजम्पशन को रिबट बाय स्ट्रॉन्ग एंड प्रेग्नेंट एविडेंस ऑफ मिस्चीवियस डिस्क्रिशन फॉर द कैपेसिटी टू कमिट crime, do evil and contract guilt is not so much measured by years and days as by strength of the delinquent's understanding and judgment। तो बेसिकली उस बच्चे की आपको इमेच्योरिटी या मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोर्ट को, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी, कोर्ट को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या ये जो बच्चा है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इतना इमेच्योर है या फिर ये इतना समझदार है कि अपना भला बुरा जानता है। When a teenager, tensed by his elders or provoked by an earlier attack on his father, avenges with the dangerous sticks or swords, copying his brothers, court cannot altogether ignore his impaired understanding, his tender age, and blinding environment's motivation causatory of crimes। तो कोर्ट को बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, देखना होता है कि जो हमारे बच्चे होते हैं वो इवेंचुअली वही चीजें करते हैं जो वो अपने बड़ों से सीखते हैं, जो वो अपने घर में सीखते हैं। तो अगर एक टीनेजर है जिसके यहाँ पे बहुत ज्यादा गाली गलौज चलता है, अब्यूजेस चलती हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाइयाँ चलती हैं, वो देखता है कि उसके फादर लाठी से, स्वॉर्ड से उसके भाइयों को मारते हैं, तो ये सारी जो चीजें होती हैं इसका इम्पैक्ट उसके दिमाग पे होता है, इस इन्वायरमेंट का उसके दिमाग पे इम्पैक्ट होता है और कोर्ट को ये सब कुछ को इवैल्यूएट करना पड़ेगा। फिर एक और केस के बारे में बात करी, क्वीन वर्सेस बेगराई कृष्ण केस में। A child of 9 years of age stole ornament worth 2.8 and sold it to B for 5 annas. Evidence at the trial and conduct of trial showed that he had attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequences of act. Therefore, they held the child to be guilty. अब ये क्वीन वाले केस में ये जो बच्चा है 9 साल का है, इसने कुछ ऑर्नामेंट्स को चोरी करी और उसके बाद उसने किसी को बेच दिया। कोर्ट को जब उन्होंने ट्रायल देखा और उन्होंने एविडेंसेस जो कि प्रोड्यूस करे गए, जब बच्चे का कंडक्ट देखा, उसकी हरकतें देखी, तो ये समझ आया कि ये बच्चा बहुत ही मेच्योर बच्चा था। He could understand what are the nature and consequences of his act. Therefore, he was held guilty. तो कोर्ट की डिस्क्रिशन होगी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है क्या ये भला बुरा जानता है, क्या ये मेच्योर इनफ है कि ये अपना भला बुरा देख सके या फिर समझ सके कि जो इसका एक्ट है उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब हम 411 के बारे में बात करते हैं। 411 में दो चीजों को ध्यान रखना है कि that theft was committed and certain articles were stolen, चोरी हुई और कुछ आर्टिकल स्टोल किए गए हैं,
और ये जो स्टोलन आर्टिकल्स हैं ये रिकवर करे गए हैं पोजेशन ऑफ अक्यूज से, हैव टू बी एस्टैब्लिश्ड बाय डायरेक्ट एविडेंस, देयर कैन नॉट बी प्रिज्यूम्ड। इफ दीज टू फैक्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड एंड रिकवरी फॉर पोजेशन ऑफ द अक्यूज is a recent one, it will be open for the court to presume under illustration A of section 114 of Indian Evidence Act that accused is either the thief or receiving a stolen property। तो ये भी हमने इसको रेड विद किया। हमारे क्रिमिनल लॉ में इंटर लिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस का बहुत बड़ा प्ले होता है। सेक्शन 114 के अंदर हमने ये प्रिज्यूम कर लिया कि या तो ये बंदा जिसकी पोजेशन से प्रॉपर्टी मिली है या तो ये खुद से चोर है, इसने खुद से थेफ्ट किया है, या फिर इसने क्या करी है, रिसीव करी है स्टोलन प्रॉपर्टी। ये जो प्रिजम्पशन है ये डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन है। Existence of knowledge of an accused can be seldom proved affirmatively by positive evidence. Prosecution ने in cases under 411 of IPC therefore to depend generally either on a presumption arising from the possession of recently stolen properties or from inferences derived from the proof of circumstances which render it difficult to exclude the fact of knowledge। एक बहुत ही important question ये है कि जो price actually paid for the thing, if it was a fair market price in ordinary case it will be sufficient to repel the suspicion। अगर एक नॉर्मल प्राइस है जो कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिया गया है तो ये वाला जो प्रिजम्पशन है जहाँ पे आप बोल रहे हो कि ये इस बंदे ने स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया जाएगा, इसको आप क्या कर सकते हो, रिबट कर सकते हो। बट इफ ऐसा समझ आता है कि बहुत ज्यादा प्राइस में डिफरेंस है, जैसे कि 300 रुपए की चीज को 10 रुपए में बेचा जा रहा है, तो ये समझ आता है कि जो ये बंदा है इसने डिसऑनेस्टली इस प्रॉपर्टी को रिसीव किया है, शायद जो उसने चोरी की थी उसको पता भी नहीं था कि इसकी वैल्यू क्या है। इन प्रेजेंट केस एक न्यू पार्कर पेन जो कि 300 रुपए की वर्थ का था was purchased by B for ₹10 only। Important है to note that B एक illiterate person नहीं है, वो इग्नोरेंट नहीं हो सकता कि पार्कर पेन की क्वालिटी क्या है, मार्केट प्राइस क्या है। वो एक स्टूडेंट है, वो एमए पढ़ रहा है, वो नेग्लिजेंट भी नहीं हो सकता। वो जानबूझ के कॉस्टली आर्टिकल को एक इलिटरेट बॉय जो कि 8 साल का बच्चा है, जो कि एक सर्वेंट है, उससे ले रहा है, तो क्या माना जाएगा कि ये जो बी है ये जानबूझ के उस महंगी चीज को सस्ते में खरीद रहा है। देयरफॉर ये सारे सर्कमस्टेंसेस अपने आप में इनफ है कि आप कन्विक्ट कर सको बी को फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 411। एक चीज को ध्यान रखने की बात यह है कि 411 के अंदर अगर आपने प्रॉपर्टी को रिसीव किया है या फिर रिटेन किया है स्टोलन प्रॉपर्टी को, इवन दो उस बच्चे के साथ क्या हुआ जिसने चोरी की थी, जिसने थेफ्ट किया तो उसके साथ क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सजा हो सकती है। ठीक है, तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, ये जो बच्चा है जो सेक्शन 83 का बेनिफिट इसको मिल जाएगा, ए को, ए विल नॉट बी हेल्ड लायबल, हाउएवर बी विल बी हेल्ड लायबल। तो आपको अपने आंसर को लॉजिकली डिराइव करना है, लॉजिकली और लीगली डिराइव करना है। हमने इन्हीं 3 सेक्शंस के ऊपर डिस्कस किया था जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एंड हमने क्या बोला था कि इसी के आसपास ये चीज रिवॉल्व करेगी। ठीक है, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और वो क्या कहता है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेसेसिटी विद केस लॉस। तो स्टूडेंट्स ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको नेसेसिटी के ऊपर लिखना है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि ये 5 मार्कर है, 10 मार्कर है या 20 मार्कर है, उसके बेसिस पे आप अपने आंसर की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। नेसेसिटी अंडर जनरल एक्सेप्शंस पूछी जाती है कि अगर आप नेसेसिटी के चक्कर में किसी को हार्म पहुंचा देते हो, बड़े नुकसान को बचाते बचाते छोटा नुकसान कर देते हो, तो क्या होगा। एक बार कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। एक चीज और जब हम जनरल एक्सेप्शंस को पढ़ते हैं वो क्या है, सेक्शन नंबर 6 ऑफ आईपीसी क्या कहता है कि सारे सेक्शंस जो आईपीसी के हैं दे आर ऑल सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन। तो हर एक ऑफेंस जो कि इंडियन पीनल कोड के अंदर दिया गया है दैट इज ऑल सब्जेक्ट टू हमारा जनरल एक्सेप्शन। सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि आप जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करते हो, इसका बर्डन किसके ऊपर है, अक्यूज के ऊपर है कि वो बोलेगा कि मैं जनरल एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता हूँ। जनरल एक्सेप्शन बेसिकली एक जनरल प्रिंसिपल है लॉ का, जहाँ पे ये बोला जाता है कि वो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा फॉर द एक्ट विच ही हैज डन, फॉर द क्राइम विच ही हैज डन, बिकॉज उसको लॉ कुछ एक्सेप्शन देता है ऐसे लोगों को। ठीक है, एक ओवरव्यू जस्ट फॉर यू सो दैट यू कैन रिवाइज योर जनरल एक्सेप्शंस आल्सो। क्या क्या डील कर रहा है, इन्फेंसी जिसके बारे में हम भी बात कर चुके हैं, जस्टिफाइबल एक्ट, कंसेंट के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, ड्यूरेस, एक्सीडेंट, ट्रिफलिंग एक्ट, प्राइवेट डिफेंस जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसिटी के बारे में बात करता है जो हमारा क्वेश्चन है, अनसाउंडनेस के बारे में बात करता है, इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करता है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में भी बात करता है।
तो जब आप बात करते हो कि आपका जनरल एक्सेप्शंस का जो पोर्शन होता है 76 से लेके 106 तक का जो पोर्शन है, उसमें बेसिकली ये सारे सेक्शंस की बात करते हैं। अगर आप लोग को इसके ऊपर और डिटेल में समझना है तो मैंने 3 लेक्चर्स में इन जनरल एक्सेप्शंस को समझाया था। आप लोग इनको अच्छे से हमारे फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो विद इलस्ट्रेशंस एंड विद केस लॉज। आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाएगी। तो सेक्शन 81 की बात करते हैं। आपके पास टाइम था टू थिंक, आपके पास चॉइस थी कि आप बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कॉज करोगे, और जो भी आपने किया वो गुड फेथ में किया। बहुत ज्यादा एमिनेंट डेंजर था, आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी हार्म करने की, आपको वह नॉलेज थी कि शायद नुकसान हो सकता है और आपने वो रिस्क ले लिया। तो ये बेसिक इसेंशियल्स हैं आपके किसके, सेक्शन 81 के, ठीक है। तो बेसिकली बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म किया, थोड़ा सा टाइम था सोचने का, एमिनेंट डेंजर था, आपने जो भी किया गुड फेथ में किया, आपकी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, बट आपको नॉलेज थी कि नुकसान हो सकता है। एक मैक्सिम जिसको ध्यान रखना है, क्विड नेसेसिtas नॉन हैबिट लिगम। नेसेसिटी कोई लॉ नहीं जानती, कोई भी पर्सन को आप गिल्टी नहीं ठहरा सकते एक क्राइम के लिए जब वो अपनी विलिंगनेस और इंटेंशन के बिना वो क्राइम करता है। एग्जाम्पल, एक कैप्टन है शिप का, उसने डायरेक्शन ऑफ द शिप जिसके अंदर 100 लोग थे उसको बदल दिया, क्योंकि वो उन 100 लोगों की जान बचाना चाहता था, बट इस चक्कर में 30 लोगों की जान चली गई जो कि एक स्मॉल बोट में थे उसी शिप के पास। उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई नेग्लिजेंस नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं था। देयरफॉर आप उसको लायबल नहीं ठहरा सकते, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, डिफेंस मिल जाएगा ऑफ नेसेसिटी। वो इन 100 लोगों की जान बचाना चाह रहा था, क्योंकि इमिनेंट डेंजर आ गया था वहां पे, उसने ये रिस्क लिया और उसने 100 लोगों की जान बचा ली, बट 30 लोगों की जान चली गई। जजमेंट्स कुछ जो फेमस हैं वो है यूएस वर्सेस होम्स, क्वीन वर्सेस डूडले एंड स्टीफन। इसमें क्या हुआ, डिफेंडेंट जो थे थॉमस डूडले, मिस्टर डूडले एंड एडविन स्टीफन्स, डिफेंडेंट्स ये दो लोग जो थे, 2 अदर जेंटलमैन भी थे इनके साथ, मिस्टर ब्रुक्स एंड विक्टिम रिचर्ड पार्कर। दे वर ऑल स्टैंडर्ड ऑन अ बोट फॉर सेवरल डेज। तो बेसिकली ये एक बोट के ऊपर फंस जाते हैं काफी सारे दिनों के लिए। जब इनको लगता है कि इनकी भूख और प्यास इतनी ज्यादा हो गई है कि ये लोग मर जाएंगे, तो जो डिफेंडेंट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम मिस्टर पार्कर को सैक्रिफाइस कर देते हैं, इनको मार देते हैं और बाकी सबकी जान बचा देते हैं इनकी फ्लैश खा के, फॉर द गुड ऑफ द रेस्ट। तो ये भी एक केस ऑफ नेसेसिटी है। अब इसकी जो जजमेंट है ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करी गई है, तो आप लोग इस केस को अपने पेपर में जरूर लिख के आ सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी नेसेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे की जान के ऊपर आई हुई है, बड़े खतरे को रोकने के लिए एक छोटा खतरा आपने मोल ले लिया। अब फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक हिली रोड पे जा रहे हो, आप नीचे आ रहे हो और सपोजली आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो जाती है और आप देखते हो कि 100 मीटर दूर कुछ बच्चे हैं जो फ्लैग के साथ मार्च कर रहे हैं। हाउएवर आप देखते हो लेफ्ट साइड पे एक गाड़ी खड़ी हुई है और राइट साइड पे वैली है। अब आप अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड पे हिट कर देते हो जिससे कि वो बच्चों को आप क्या कर सको, बचा सको। आपके पास कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स थे सोचने का, और वो जो गाड़ी है वो डैमेज हो जाती है और उसके अंदर 2 लोग भी थे, उनको भी इंजरी हो जाती है। बट आपने उन बच्चों की जान बचाने के लिए इन 2 लोगों को, इन गाड़ी को मारा। तो आपकी कोई इंटेंशन तो नहीं थी ना हार्म कॉज करने की, कोई गलत इंटेंशन नहीं थी, कोई गिल्टी माइंड नहीं था, बट आपको नॉलेज जरूर थी कि जब आप गाड़ी लेफ्ट में लेके जाओगे, इस गाड़ी को मारोगे तो हो सकता है कि चोट आ जाए। हाउएवर यू विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 81। तो सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए कि एमिनेंट डेंजर होना चाहिए और बड़े हार्म को बचाने के लिए आपने छोटा हार्म कर दिया। एग्जाम्पल, अगर टाइगर ने एक मैन को पकड़ लिया और उसको लेके जा रहा है अपने माउथ में, पकड़ के मुंह से पकड़ के उसको लेके जा रहा है, अब आपके पास गन है, आप उस टाइगर के ऊपर ट्रिगर करते हो, ठीक है। ये सोचो ये टाइगर है, एक मिनट, मेरा टाइगर थोड़ा फनी है स्टूडेंट्स, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माय टाइगर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इस टाइगर के मुंह में ये बंदा है, यहाँ पे ये बंदा है, इसके हाथ में है गन। अब ये इस बंदे को बचाना चाहता है और ये इस टाइगर को हर्ट करना चाहता है जिससे कि टाइगर मर जाए और ये बंदा बच जाए। हाउएवर हुआ क्या, ये गन से गोली लग गई इस बंदे को, स्टिल ही विल गेट द डिफेंस अंडर सेक्शन 81, क्योंकि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, वो इस बंदे की जान बचाना चाहता था, इसलिए इसको 81 का डिफेंस मिल जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने पढ़ लिया। अब हम लोग अपना आंसर लिखते हैं। क्या बोलता है आंसर, सेक्शन 81 एक्सप्लेन करता है ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ नेसेसिटीज नॉन हैबिट इगम, which means necessity knows no law। जब तक आपकी इंटेंशन नहीं है, जब तक आपका गिल्टी माइंड नहीं है, हम आपको गिल्टी नहीं ठहराएंगे।
इस सेक्शन में आपको डिफेंस मिलेगा अगर अक्यूज कोई भी काम करता है, कोई भी एक्ट करता है विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन करता है और गुड फेथ में करता है क्योंकि वो प्रिवेंट करना चाहता है हार्म ऑफ पर्सन टू द प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। ये अपने आप में डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ प्रेजर्वेशन भी कहा जाता है। ये प्रेजर्वेशन होती है अपनी ओन लाइफ की, जिसको जस्टिफाई करते हुए आप किसी और इनोसेंट पर्सन को हार्म कर देते हो। इंग्रेडिएंट्स बता दिए कि अक्यूज के पास नॉलेज तो है कि उसका जो काम, जो भी वो एक्ट कर रहा है उससे कुछ नुकसान हो सकता है, बट वो विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन करता है। अक्यूज जो है वो गुड फेथ में एक्ट करता है, वो जो भी कर रहा है वो एक बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म कॉज कर रहा है, और ये जो भी है ये किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को रिलेट कर सकता है। नेसेसिटी को आप प्लीड कर सकते हो एज अ सेल्फ डिफेंस और एज अ प्रिवेंशन ऑफ हार्म टू द अक्यूज्ड एट द एक्सपेंस ऑफ एन इनोसेंट पर्सन। इन दिस केस डूडले वर्सेस क्वीन वर्सेस डूडले वाले केस में एक केस लॉ लिख दिया हमने। 3 सेलर्स थे एंड एक कैबिन बॉय थे जो कि एक स्टॉर्म में हाई सीज में फंस जाते हैं। जब वो कुछ टाइम तक सेल करते रहते हैं, उनके पास कोई खाना पानी नहीं होता, तो अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो इस कैबिन बॉय को मार देते हैं, जिससे कि वो इसके फ्लैश को और ब्लड को खा सके फॉर सर्वाइवल, अदरवाइज वो भी मर जाते एंड ये लड़का भी मर जाता। तो बेसिकली आपने क्या देखा, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखा, हम लोगों ने उसके बाद बॉडी लिखी एंड हमने उसके बाद कंक्लूजन लिख दिया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों को अपने आंसर्स को स्ट्रक्चर करना है, क्रिस्प रखने हैं अपने आंसर्स को, प्रिसाइज रखना है और क्या रखना है, आपको डिजायरेबल रखना है, जिससे कि आपके जो आंसर्स हैं वो आपको अच्छे मार्क्स फेच कर सके एंड आप अपने मेंस का पेपर क्लियर कर सके। आज के इस सेशन में हम लोगों ने कुछ सिचुएशन बेस्ड, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोट को हमने डिस्कस किया, उनके हमने सैंपल आंसर्स लिखे हैं। अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दीज आर ओनली सैंपल आंसर्स, you can use your own creativity to write your own beautiful answers which can fetch you very good marks। ठीक है, तो आपको इनको बस सैंपल मॉडल आंसर्स के तरीके से मान के चलना है। ये कोई सेट फॉर्मेट नहीं होता है, हर एक बंदे का अपना लिखने का अपना तरीका है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, यही दरखास्त है कि आईपीसी के इन क्वेश्चंस को आप एक किक स्टार्ट माने टू योर मेंस आंसर राइटिंग। इट इज जस्ट अ किक स्टार्ट टू योर मेंस आंसर राइटिंग, जिससे कि आप मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी जरूर शुरू करें। प्रैक्टिस 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 विल मेक यू अ परफेक्ट पर्सन। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए तो आईपीसी की और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फाउंडेशन बैच में मैंने एक प्लेलिस्ट के साथ पढ़ाया हुआ है डिटेल में सारे टॉपिक्स को, आप उनको रेफर कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में भी लिख के पूछ सकते हैं। एंड स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। एक चीज को ध्यान रखना है, जब आप जुडिशियल ऑफिसर की कुर्सी पे बैठोगे ना, तो आपके पास क्या होनी चाहिए, एक सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। जब तक आपके पास ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तब तक मजा नहीं आएगा। और वो सक्सेस स्टोरी कहाँ से आती है, ये सोचो कि अगर सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाता, सब कुछ एक पीस ऑफ केक वॉक होता तो कितना ही मजेदार होता। बट जब हम मेहनत करते हैं, रोज रोज पढ़ाई करते हैं, रातों को जागते हैं और लेट नाइट पढ़ते हैं, जल्दी सुबह उठ के पढ़ते हैं, मेहनत करके सैक्रिफाइसेस करके हम कुछ चीज को अचीव करते हैं ना, तो उसके बाद जो हमारी सक्सेस स्टोरी होती है, जो आप कहानी किसी को बता सकते हो, जिससे आप किसी को मोटिवेट कर सकते हो, बता सकते हो कि हताश मत होना, निराश मत होना, कई कठिनाइयां आएंगी, कई चुनौतियां आएंगी, इन सबको पार करते जाना है और पार करना है और उस सपने की तरफ देखना है, उस सपने को, उस विजन को अपने माइंड में रखना है और परसिस्टेंट रहना है। और आपको क्या करना है, रेगुलर रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम की रिस्पेक्ट जो बच्चा करता है, जो स्टूडेंट टाइम की रिस्पेक्ट करता है, वो कभी भी हार नहीं होता, कभी हार नहीं मानता, उसकी कभी हार नहीं होती है। तो इसी चीज को दिमाग में रखते हुए अपनी तैयारी को शुरू करें, अच्छे से पढ़ें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें एंड अच्छे से पढ़ते रहे एंड अपने जुडिशियल ऑफिसर होने का जो सपना है उसको साकार करें। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर से मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी आपके साथ, तो बने रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट। ऑल द बेस्ट, हैव अ वेरी गुड डे स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन।